नमस्कार। हिंदी आरओ से आज का चैप्टर है नंबर 6, क्लास 11th का। इस चैप्टर का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चलिए इस पोएम के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो यहाँ देखेंगे। इससे पहले इस पोएम से हमने एमसीक्यूज भी कंप्लीट किए हैं और पोएम को अच्छे से समझा है। अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और इसके पश्चात प्रश्नोत्तर अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। बच्चों, आपको पता है चंपा निरक्षर एक लड़की रहती है और जो कवि हैं वो चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर जब उसका पति कलकत्ता चला जाएगा तो उसको वह पत्र लिख सकती है और अपने पति का आया हुआ पत्र पढ़ भी सकती है। इसके लिए चंपा कहती है कि कलकत्ता पर बजर पड़े, जो मेरे पति को कलकत्ता जाना पड़े। तो इसके लिए वह कलकत्ता शहर को गाली देती है और बोलती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे। चलिए उत्तर देख लेते हैं। चंपा नहीं चाहती कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। ये प्रतीक है शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती है ताकि उसका परिवार नहीं टूटे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। जब चंपा को कवि समझाते हैं कि तुम भी पढ़ लिख लो ताकि आगे जाकर कोई समस्या नहीं आए, और क्योंकि ये बात गांधी बाबा ने, महात्मा गांधी जी ने भी कही थी कि सभी को पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन चंपा को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उत्तर है, चंपा को पहले कवि द्वारा ही ये ज्ञान दिया गया था कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ कवि का दिन भर लिखते पढ़ते रहना चंपा को अजीब सा काम लगता है, और या ये भी कहा जा सकता है कि उसे बुरा लगता है, बेकार काम लगता है। इसलिए उसे विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा अच्छे इंसान थे और पढ़ने लिखने की बात भी कर सकते हैं, कि पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं है चंपा की नज़र में। और इसलिए अगर गांधी बाबा अच्छे व्यक्ति हैं तो वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं, ये बात चंपा को अजीब लगती है। बच्चों, शायद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और आपकी समझ बढ़ रही है, आपकी तैयारी अच्छी हो पा रही है इन प्रश्नों के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि सभी पाठ आपको समय समय पर मिलते रहें और उनके प्रश्न उत्तर भी आप तक पहुंचते रहें। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। तो कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। वह निरक्षर है, उसे अक्षर मात्र काले चिन्ह लगते हैं। तो हम कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो जो निरक्षर लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको हर अक्षर काला अक्षर ही दिखाई देता है, काला चिन्ह ही दिखाई देता है। तो चंपा की ये विशेषताएं हैं कि उसे अक्षर जो भी हैं वो काले चिन्ह लगते हैं। वह सदैव निरक्षर रहना चाहती है। वह शरारती स्वभाव की है। वह कवि के कागज़ पेन छिपा देती है। वह भोली है और कवि को पढ़ते हुए हैरानी से देखती रहती है। वह स्पष्टवादिनी है। वह अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती है। वह विद्रोही स्वभाव की है। उसे पता है कि शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। और वह मेहनती भी है क्योंकि वह दुधारू पशुओं को चरा कर लाती है। और चंपा की बातों से ऐसे लगता है कि वह परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना रखती है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ेगी। तो क्यों कहा होगा? क्योंकि चंपा जो है वो ग्रामीण लड़की है और दिन भर प्रकृति की गोद में पशु चराने का काम करती है। स्वभाव से ही नटखट है और कवि को दिन भर बैठकर लिखते पढ़ते देखती रहती है। उसे ये बुरा लगता है कि दिन भर बैठे रहो। वह सोचती होगी कि पढ़ना लिखना स्वच्छंदता में बाधक है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि पढ़े लिखे लोग अपनों को छोड़कर कलकत्ता चले जाते थे, इसलिए वह पढ़ना नहीं चाहती। फिर देखिए, कविता के आसपास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो किस तरह की बातें करती। तो अगर पढ़ी लिखी होती तो कवि से सहजता से बातें नहीं करती, वह हर बात को घुमा फिरा कर कहती, उसमें बनावटीपन होता, वह विद्रोह का स्वभाव भी नहीं दिखाती। इसके अलावा वह कवि की योग्यता का भी सम्मान करती। जो पेन कॉपी छुपा लेती थी ना, कागज़ वगैरह, वो शायद नहीं छुपाती। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन किया है? तो उत्तर है, पूर्वी प्रदेश में स्त्रियों को ऐसा वातावरण ही नहीं मिलता कि वे पढ़ाई लिखाई के लिए सही महत्व को समझ सकें। वे कूप मंडूक की भांति अपने कामों में ही लगी रहती हैं। वे बाहरी दुनिया से बेखबर हैं। उनकी समझ और सोच का विकास ही नहीं हो पाता। कई बार अपनी इस कमजोरी के कारण उन्हें समाज और परिवार में मान सम्मान भी नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों। इस कविता से जितने प्रश्न बन सकते थे वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रश्न जो भी मिले वो इस पीडीएफ से ही मिले। चलिए, प्रश्न है, कविता में हमारे समाज की किस समस्या को उकेरा गया है? तो उत्तर है, कविता में अत्यंत सरल ढंग से हमारे देश की गंभीर समस्या निरक्षरता को चित्रित किया गया है। विशेषतः स्त्रियों में शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव को उकेरने का सुंदर सार्थक प्रयत्न किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि त्रिलोचन ने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी अलंकारों को स्थान दिया है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। तो 2-3 पंक्तियों में कवि चंपा, चौपाइयों, चरवाही आदि शब्द का प्रयोग करता है, तो पाठक अनुप्रास की छवि देखता है। जैसे काले काले, तो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि अगर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो, काले काले, खड़ी खड़ी, कभी कभी, तो एक ही शब्द बार बार आ रहा है, मतलब कंटिन्यू आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो ये शब्द युग्म है और साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। और साथ ही बात को प्रभावशाली बनाने के लिए पुनरुक्ति प्रकाश, झूठे हो, नहीं पहुंचूंगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, इस तरह के जो शब्द हैं वो भी चमत्कार पैदा करते हैं कविता में, तो इनका प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में उन स्थलों का उल्लेख कीजिए जिनसे आपको ये ज्ञान होता है कि चंपा पढ़ाई की उपेक्षा करती है। तो चंपा कवि से यही पूछती है कि क्या ये बहुत अच्छा काम है? फिर वह कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने की बात कैसे कर सकते हैं? तो इससे पता चलता है कि चंपा है ना, पढ़ाई की उपेक्षा करती है, उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कवि जो पढ़ता लिखता रहता है वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। कविता की नायिका चंपा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो कविता की जो नायिका चंपा है वो एकदम निरक्षर लड़की की भूमिका में है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या है। चंपा हमारे देश की सभी अनपढ़ और अबोध स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये अबोध बालिकाएं जो उपेक्षा की शिकार हैं और स्वयं अवसर मिलने पर भी पढ़ाई लिखाई की उपेक्षा करती हैं, उसके महत्व को नहीं समझती। मतलब इनकी सोच ही ऐसी बन चुकी है कि पढ़ना लिखना व्यर्थ का काम है और ये पढ़ाई लिखाई की उपेक्षा करती हैं, पढ़ाई का कुछ महत्व ही नहीं समझती। तो ऐसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ चंपा कर रही है। प्रश्न नंबर 5 है, विवाह और पति के प्रति चंपा की क्या धारणा है? तो विवाह की बात सुनते ही चंपा लज्जा कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है कि मैं ब्याह नहीं करूँगी। जब पति की बात आती है तो वह स्पष्ट करती है कि मैं तो अपने बालम को सदा साथ रखूँगी, उसे कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे। स्त्री सुलभ स्वभाव लज्जा, विरह की अनिच्छा और विरह के कारण नष्ट होने की धारणा का यहाँ पर बोध होता है। कवि त्रिलोचन की भाषा को ठेठ का ठाठ क्यों कहा गया है? इस कविता के आधार पर आपको बताना है। तो कवि त्रिलोचन बहुभाषा विज्ञ शास्त्री हैं, मतलब बहुत सारी भाषाओं की जानकारी रखते हैं, लेकिन ये शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। वे मंद लय के कवि हैं। इस कविता में उन्होंने बोलचाल की भाषा को नाटकीय बनाकर कविता को नया आयाम दिया है। जैसे कलकत्ते पर बजर गिरे, हाय राम कितने झूठे हो, काले काले अक्षर, गांव की ज़मीन से जुड़ी बातें ठेठ गांव की याद दिलाती है। तो कवि
शास्त्रीयता जानते हैं और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गांव से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया और गांव की भाषा मतलब इन्होंने अपनी भाषा को ठेठ का ठाठ मतलब यहाँ दिखाने का प्रयास किया, इसलिए उनकी भाषा को ठेठ का ठाठ कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, चंपा के मन में अक्षरों के प्रति क्या जिज्ञासा है? तो चंपा एक अनपढ़ ग्रामीण लड़की है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। वह जब कवि को पढ़ते लिखते देखती है तो उसे ये बात अजूबा सी लगती है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। चंपा के नटखट स्वभाव को भी हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कविता का प्रतिपाद्य क्या है। ये ज़रूर महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि हर कविता का उद्देश्य क्या होता है, प्रेरणा क्या मिलती है उससे क्या सीखने को मिलता है, कवि का कविता लिखने के पीछे कारण क्या हो सकता है, वो सब इसके अंदर आपको बताना होता है। तो ये जो कविता है इसका प्रतिपाद्य क्या है? उत्तर है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। कविता में कवि ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव की एक भोली भाली अनपढ़ लड़की का चित्रण किया है। चंपा निरक्षर है जो वह पढ़ने लिखने को व्यर्थ समझती है। अक्षरों के लिए कवि काले काले विशेषण का प्रयोग करके शिक्षा व्यवस्था की कलई खोलता है। कविता की नायिका चंपा शोषक व्यवस्था के विरोध में खड़ी हो जाती है। वह कलकत्ते पर बजर गिरे कहकर अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति सचेत होने का संकेत दे जाती है। शोषक व्यवस्था का अंत होना ही चाहिए। तो कवि ने यहाँ निरक्षरता को तो दिखाया ही है, साथ साथ ये दिखाया है कि हमारा समाज जो है वो शोषण का शिकार होता जा रहा है। एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। तो शोषित वर्ग को अपने मूल्यों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है ही नहीं। इसके लिए चंपा निरक्षर है क्योंकि उसको शिक्षा का महत्व पता ही नहीं है। वह शोषित वर्ग में यहाँ शामिल है और शोषक समाज है वह ऐसे महिलाओं का शोषण लगातार ही करता जाएगा। तो ये इस कविता के माध्यम से कवि ने ये ही समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू विद्यार्थियों। अगर इस कविता के सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे, समझ में आए तो कविता को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच।